हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हिंदी का मॉडल पेपर देखते हैं और हिंदी के मॉडल पेपर में देखेंगे कि यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो किस तरह हमें बोर्ड पेपर की कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, 2027 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और हमें बोर्ड पेपर की कॉपी में कैसे लिखना है। तो आगे देखते हैं बोर्ड पेपर की कॉपी को कि ये आपका वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है हिंदी का पेपर के लिए। ठीक है, जिससे आपको पूरे में पूरे नंबर प्राप्त करने पर सहायता मिलेगी, जिससे आपकी कॉपी को देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होता कि किस बच्चे की कॉपी है, अच्छे बच्चे की है कि कमज़ोर बच्चे की कॉपी है ये। तो वहाँ पर आपको राइटिंग और लिखने के तरीके के माध्यम से भी आपको नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें, इस प्रकार यदि आप कॉपी लिखते हैं तो जिससे आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त हो जाएंगे। 90+ नंबर मिल जाते हैं। कभी बच्चों के हिंदी में 100 में 100 आते हैं, कोई बच्चों के 90 भी आते हैं। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, मेन यही रीज़न होता है कि लिखने का उनका तरीका सबसे अलग होता है। ठीक, तो जिसके कारण उनके बोर्ड पेपर में नंबर अच्छे, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होता कि किस बच्चे की कॉपी है। तो यहाँ पर आपको लिखने का तरीका भी बताया गया है कि हमें संदर्भ कैसे लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न आपका कौन सा है कि संदर्भ लिखना है। ठीक है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित हमें संदर्भ लिखना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या जो दिया गया है पैसेज उसको देखते हैं। ठीक है, कि एक प्राचीन विद्यमान का वचन है, तो यहाँ पर संकेत डाल, प्रश्नोत्तर पहले डाल देंगे 21, फिर नीचे क्या उसके डालेंगे, संकेत डालेंगे कि प्रश्न संख्या कौन सी है। प्रश्न संख्या डालना इम्पोर्टेंट है। यदि आप प्रश्न संख्या नहीं डाल रहे हैं तो आपको एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा और वो आपकी कॉपी को काटने नंबर देने में उसको दिक्कत होगी। अच्छा लिखें, स्पष्ट लिखें, साफ सुथरा लिखें। ठीक है, और 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। तो पहले संकेत डालते हैं कि एक प्राचीन विद्वान डैश डैश डैश, और लास्ट का डालेंगे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, ये होता है संकेत। इस तरह आप संकेत लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत। ठीक है, गद्यांश हमारी इसमें देखेंगे ना, संदर्भ लिखना है तो कौन से पाठ से दिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसी बात के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपके फर्स्ट पाठ है आपका मित्रता, उसी से ये पैसेज लिया गया। ठीक है, तो ये जो आपको पाठ लिखना होता है और लेखक का नाम लिखना, उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे या हाईलाइट हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा और आपको नंबर भी पूरे में पूरे देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो व्याख्या किस तरह लिखेंगे ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्याख्या इस तरह लिखेंगे, लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार औषधि रोगी की कष्ट के मुक्त कर सकते हैं स्वास्थ्य, तो इस तरह व्याख्या लिखेंगे। फिर आगे हमें अपने मित्र को कौन सी आशा रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से पाठ से ही कि हमें आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों के दृष्टि करेंगे, दोषों की त्रुटियों से हमें बचाएंगे, आपके अपने मित्रों के लिए भी आपकी आशा होनी चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति आपका मित्र है और जुआ खेल रहा है तो आप उसको जुआ ही खेलना सिखाएं। ठीक है, मर्यादा से प्रेम का पुष्ट करेंगे। कुमार्ग, यदि हम कुमार्ग पर हैं तो वो हमें सचेत करेंगे।
ठीक है। यदि हम कुमार्ग पर हैं तो हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम संदर्भ लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सभी के प्रश्नोत्तर के आंसर देंगे, क्योंकि टोटल कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अथवा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसी प्रकार अथवा भी करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या है, मानुष हो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के। ठीक है, जो पस तो कहो बस मोरे, चलो चित्त नंद के धेनु मंझावन। तो ये पाठ हमें रसखानी मतलब रसखान के हिसाब से लिखा गया। ठीक है, तो उस कविता पर ही मिल गया कि किसने लिखा है, रसखान ने लिखा है। ठीक है, तो अब प्रश्न उत्तर डालेंगे, प्रश्नों उत्तर लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। मनुष्य हो तो कदम्ब, ठीक है, कि डैट डैट डैश और लास्ट की लाइन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह संकेत लिखा जाए। संदर्भ वही उसी तरह लिख देंगे। अब ये पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कभी आपको बताया था, रसखान जी हैं। अब व्याख्या इस प्रकार करेंगे। ठीक है, जो लाइन दी गई है उसकी केवल। ठीक है, कि इस प्रकार हम व्याख्या करेंगे। कवि रसखान जी कहना चाहते हैं कि इतना आपको लिखना ही है कि कवि ये कहना चाहता है। ठीक है, और अलंकार इसमें बताना है कि कालंदी कुल कुदम्ब। तो आप देखो यहाँ पर का आ रहा है। ठीक है, यदि वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ लिख देंगे, कादम्बरी कूला कादम्ब की डारन में का वर्ष की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 21 से ही लिखना है आपको बोर्ड पेपर की कॉपी में। उसके आगे 1 से 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही लिखना हो, 20 नंबर तक आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 21 से लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि संस्कृत में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। तो ये कैसे करेंगे, संकेत लिखेंगे। मानो जीवन स्मरणम सर्वम अस्माकम संस्कृति। ठीक है, ये संकेत हो गया। अब यहाँ पर छोटा वाला हम लिख रहे हैं, बाकी ऊपर वाला आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अस्माकम संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, आपको ये पता हो गया कि कौन से पाठ से लिया गया है, अस्माकम संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न, ठीक है, ये हो जाएगा संदर्भ। आपका संदर्भ इस प्रकार हमें लिखना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। कि व्याख्या का व्याख्या ही होता है अनुवाद, मतलब। ठीक, तो अनुवाद हम कैसे लिखेंगे, मानव जीवन को। ठीक है, यहाँ पर देख लो, मानव जीवन स्मरण। ठीक है, तो इस प्रकार अनुवाद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब आपको ये पद्यांश दिया था, वो दिया था आपका गद्यांश। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। ये 5 नंबर का आपका। तो यहाँ भी हमें संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, और कि ये किस खंड काव्य से लिया गया है, तो संस्कृत के खंड से है। और इसका व्याख्या भी कर देना है कि सभी व्यक्ति जीव सुखी होंगे और सभी निरोगी होंगे, कोई सभी भला को दुखी नहीं हो। ठीक है, और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये हो जाएगी हमारी व्याख्या, संकेत, संदर्भ। ठीक है,
आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये आपको दिए गए इतने से सारे क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पर होता है मुक्त दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, अग्र पूजा, मातृभूमि। ठीक है, तो आपको पेपर में केवल किसका चरित्र चित्रण करना है? मुक्त दूत का। यदि आप फतेहपुर और इलाहाबाद से के बच्चे देख रहे हैं तो इसी को करेंगे। ठीक है, तो सभी जगह का जिला भाई आपको दिया होता है कि किस जिला के बच्चे कौन से खंड काव्य को करेंगे। तो मुक्त दूत के खंड काव्य का किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना होता है। ठीक है, और यह प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 25 खंड काव्य, और इसके बाद डालेंगे मुक्त दूत। मुक्त दूत के चरित्र चित्रण डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तदूत खंड काव्य में भारत के नायक के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। इस खंड काव्य के आधार पर उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, तो हेडिंग डाल के हम लिखेंगे कि हमें पहले हेडिंग क्या है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपके पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कि एक अवतारी पुरुष थे और उन्होंने हरिजन के उद्धारक बने। ठीक है, और फिर इसके बाद राष्ट्रभक्त एवं भारत के मुक्त दूत हैं, अपने निश्चय पर अटल थे। और एक श्लोक लिख देंगे बढ़िया से, मैं घृणा दोष के या आंधी चलने दूंगा ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या मार उनको भगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख देंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि देखने में सबसे अलग लगेगा आपका, और आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, पूरे में पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे, एग्जामिनर नंबर आपके काटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंधिनकर, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो ये 3 दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का जीवन परिचय। इनको आप जीवन परिचय जितने हैं आपके, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखेंगे और पेपर में लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमें जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और तो ये पहले साइड में संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, कि रामधारी नाम लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु। ठीक है, फिर उसी चीज़ को जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे, और जो चीज़ें आपको एग्जैक्ट पता है उनको हाईलाइट ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे बीच बीच में। ठीक है, जिससे क्या है कि जीवन परिचय आपका यूनिक लगे, अलग लगे सबसे, और एक बेहतरीन तरीके से लगे कि आपने कुछ अच्छा लिखा है। ठीक है, कि और ये एक राष्ट्रीय कविता। ठीक, तो हम देखेंगे कि जीवन परिचय हमें किस प्रकार लिखना है भाई। ठीक है, तो ये कहाँ का इनका जन्म हुआ था? 1908 में, और ये बिहार के मुंगेर जिले के निवासी थे। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उर्वशी और अर्धनारीश्वर, रेती के फूल वगैरह। ठीक है, बापू वगैरह। फिर आ जाते हैं 26 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का खा देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखो। तुलसीदास जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 26 का खा डालना है, का नहीं, का की जगह खा कर देंगे। ठीक है, और जीवन परिचय तुलसीदास जी, और संक्षिप्त जीवन परिचय इनका भी लिखेंगे, नाम पूरा गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, इसी तरह और प्रमुख रचनाएं लिख देंगे इनकी, रामचरितमानस, गीतावली जो भी है। ठीक है, तो इस तरह रामायण वगैरह, रामचरितमानस वही है। ठीक है, और हनुमान अष्टक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 27 नंबर पे।
कह रहा निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो ये हमें लिखना है कि एक श्लोक लिखना है जो पेपर में ना दिया गया हो आपको। तो ये नहीं कि संस्कृत में जो अनुवाद वाला श्लोक दिया उसी को लिख दें, अपने मन से आप याद किया हुआ कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से ये श्लोक रहा। ठीक है, तो श्लोक आप इस तरह लिख देंगे, ऊपर एक लाइन और दूसरी लाइन पे डबल लाइन। ठीक है, जब लास्ट में लगाएंगे तो वहाँ एक लाइन और बाद वाले में डबल लाइन। 28 नंबर आ जाते हैं। 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा अपने गली मोहल्ले के नालियों को नियमित सफाई है जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। और इसके बाद यदि आप जगह छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, दूसरे पेज से लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ठीक है, 2 दिन का अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालेंगे, बिना प्रश्नोत्तर संख्या डाले नहीं लिखेंगे। ठीक है, और हेडिंग विषय जरूर डाल देंगे कि किसके क्या लिखना है। तो विषय है 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, दिनांक और विषय देखो नीचे दिया गया है। ठीक है, और इस तरह आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है, और आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, अनुक्रमांक लिख देंगे, लेकिन अपना नाम इसमें नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाते हैं। 29 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, संस्कृत में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से 2 के आंसर देना है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्य कूले स्त्री चंद्रशेखर का आसीत उपेक्षा की वर्धते भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर वाराणसी नगरी नद्य कूले स्थित, यहाँ पर आप 3-4 पाठ के संस्कृत के और उन्हीं से क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। बिल्कुल उनको याद कर लें, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, केवल 4-5 पार्ट हैं, उन्हीं के प्रश्न उत्तर याद करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। संगत का महत्व देखते हुए किसी देखे हुए मेले का वर्णन, देश के प्रति हमारा कर्तव्य, विज्ञान वरदान और अभिशाप। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, विज्ञान और वरदान और अभिशाप। तो हमें लिखेंगे कैसे? रूपरेखा इस तरह डाल के हेडिंग। ठीक है, प्रस्तावना विज्ञान वरदान है, विज्ञान अभिशाप, विज्ञान की देख, उपसंहार। ऊपर प्रस्तावना जरूर होता है चाहे जो निबंध हो, और नीचे उपसंहार जरूर होता है चाहे जो निबंध हो। ठीक है, इसके बीच के हेडिंग अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो वरदान इसमें है तो वरदान ले सकते हैं, जैसे खेल के और खेल के हानियाँ, खेल के महत्व। तो इस तरह हेडिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हेडिंग वगैरह नहीं आ रहे, ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग को बनाकर लिखेंगे हेडिंग में ही। ठीक, और कम से कम 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना लिखेंगे इस तरह। ठीक है, कि विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है, विज्ञान वरदान है, दूसरी हेडिंग इस तरह डाल के लिखेंगे। ठीक है, और विज्ञान क्या है? अभिशाप है, ये भी है। जहाँ विज्ञान के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान किया है, वहीं उसे ऐसे कई तंत्रों का निर्माण कर देते लोगों को कष्ट। ठीक है, वरदान में है तो विज्ञान अच्छाइयाँ लिख देंगे, विज्ञान की देन लिख देंगे कि विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो कम से कम पेज का होना चाहिए आपका निबंध। लास्ट में आ जाएंगे उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है कि हमें वैज्ञानिक यंत्रों के समय अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उपसंहार मतलब होता है कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, यंत्र हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। किसी भी यंत्रों को चलाने से पहले उसके नियमों को समझ लेना चाहिए, नहीं तो वह यंत्र जितना वरदान नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ये घातक होते हैं। इसी प्रकार विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों हैं। तो ये हो गया आपका क्या? उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार में हमें क्या होता है कि दोनों चीज़ों अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को करके लिख देते हैं। तो इस तरह आपका पूरा पेपर ये क्या होता है? कंप्लीट होता है।
ठीक है। और निबंध लिखना है, निबंध को छोड़ना नहीं है, जिससे आपके 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी का धन्यवाद।